हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगी, जिसमें हम मध्यकालीन भारत से मुग़ल साम्राज्य टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, मध्यकालीन भारत से पहले ही मैं आपके लिए 3-4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सब को लेकर, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उनको ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। देखिए, आज के हमारे मुग़ल साम्राज्य के टॉपिक से ऑलमोस्ट आपके 100+ क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको कि मैंने 2 वीडियोज़ में डिवाइड किया है। तो आज की जो वीडियो है ये इस टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट रहेगी, और इस पार्ट्स में हम क्या है 50 MCQs करेंगे और साथ ही इनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस NCERT बेस्ड हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आज का सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को अपनी टैगलाइन के साथ, रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति, ठीक है, उससे स्थापित की थी। ऑप्शंस हैं औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या अकबर। मतलब किसने इनको परमिशन दी थी अंग्रेज़ों को सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने के लिए। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जहांगीर। ठीक है, देखिए इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, ठीक है, ये इंग्लैंड के राजा थे। इन्होंने क्या है विलियम हॉकिंस को कहाँ पर भेजा। इन्होंने हॉकिंस को क्या है जहांगीर के दरबार में कारखाना खोलने के लिए परमिशन लेने के लिए भेजा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कन्नौज का युद्ध था जो कि कब हुआ था 17 मई 1540 में। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था अफगान तथा हुमायूं के बीच। ठीक है, और इसमें क्या है हुमायूं की हार हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। और अपनी हार के बाद हुमायूं कहाँ है, ईरान की तरफ क्या है वो चला गया। और इस युद्ध में हुमायूं के साथ उसके भाई भी थे, जिनका नाम था हिंदाल, और दूसरा भाई था अस्करी। ठीक है, ये इसके 2 भाई थे जो इस युद्ध में उसके साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप रखी गई थी। मतलब कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, जो कि कब हुई थी 1526 ईस्वी में, और कहाँ हुई थी पानीपत में। ठीक है, ये हुई थी बाबर और किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें क्या है पानीपत के इस युद्ध में बाबर की विजय ने क्या कर दिया, दिल्ली में फिर से मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि व युद्ध स्थल अनुसार सही क्रम क्या रहेगा, आपको बताना है। मतलब इसने जो 4 युद्ध लड़े उनका सीक्वेंस आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सबसे पहले इसने लड़ा देवरा का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया 1531 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें इसने क्या किया, अफगानियों को हरा दिया। फिर आया चौसा का युद्ध, जो कि लड़ा गया 1539 में। इसमें क्या है इसने, हाँ, इसमें इसकी खुद की हार हुई, जो इसको किसने हराया, शेरशाह के द्वारा क्या है ये हराया गया। तो इस तरह से याद रखना है कि जो देवरा का युद्ध है वो तो हुआ हुमायूं और अफगानों के बीच। ठीक है, अफगानों के बीच, जिसमें क्या है अफगानों की पराजय हुई, हुमायूं ने उनको हरा दिया। सेकंड जो था वो हुमायूं और मतलब जो इनका सेकंड चौसा युद्ध था, जो कि कब हुआ 1539 ईस्वी में। इसमें हुमायूं और ये शेरशाह के बीच में हुआ, जिसमें क्या है हुमायूं हार गया। ठीक है, और शेरशाह जीत गया। फिर था इनका कन्नौज का युद्ध, जो कि कब 1540 में लड़ा गया था। ठीक है, और ये किसके बीच में हुआ था, हुमायूं वर्सेस शेरशाह के बीच में। ठीक है, और इसमें फिर से क्या हुआ, यही हार गया और ये जीत गया। और फिर 1555 ईस्वी में क्या है लास्ट यानी कि सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, ये किसके बीच में हुआ, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी का जो एक वंशज था
ठीक है, यानी कि सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी, इसके बीच में लड़ा गया। ये शेरशाह सूरी का क्या था, वंशज था। इसमें क्या है, शेरशाह सूरी की हार हुई और विजय रहा हुमायूं, और इस तरह से हुमायूं ने अपना दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, तो ये इनके ऐसे सीक्वेंस से आपको याद रखना है, डेट भी याद रखनी है और किस किस के बीच में लड़ा गया ये सब भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अकबर। जो जाब्ती प्रणाली थी वो अकबर की थी। देखिए, अकबर के साम्राज्य में इसके अधिकार भूभाग पर भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का क्या है, जाब्ती प्रणाली का क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। और इस जाब्ती प्रणाली को स्थापित करने वाला राजा कौन था, राजा टोडरमल। ठीक है, इसने इस प्रणाली को स्थापित किया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक यानी कि डॉक्टर नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मनुची को, डॉक्टर मनुची। ये क्या है, एक इतालवी, इतालवी क्या है, मुगल सेना में चिकित्सक था, एक इतालवी यात्री था। और इसने दारा शिको, दारा शिको, दारा शिको की सेना में इन्होंने तोपची का काम भी किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल भारत में फसलों से सरोकार रखने वाले शब्द जिन्स ए कामिल, फसलों से रिलेटेड है ये, इसके सही अर्थ को घोषित करता है? तो करेक्ट, तो जो इसका सही मीनिंग रहेगा वो रहेगा नकद फसल। ठीक है, इसका मीनिंग है ये जिन्स ए कामिल का। देखिए, इस काल में क्या है, जो जमींदार होते थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे उनको देशमुख भी कहा जाता था। ठीक है, और उनको पाटिल नाम भी दिया गया जो जमींदार हुआ करते थे, और नायक का नाम भी दिया गया। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम थे। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर ये याद रखें कि जो मुगल काल में जो समस्त भूमि थी उसको 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, वो 3 भाग थे, एक तो था खालसा भूमि, ठीक है, एक था खालसा भूमि, फिर एक पार्ट था उसका जागीर भूमि, और उसका लास्ट में जो पार्ट था मदद ए मास मूवी। ठीक है, मदद ए मास, ये भी नाम था। तो इन 3 भागों में क्या है, पूरी समस्त भूमि को बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सिक्का रुपये जो था वो जारी किया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह ने ही सबसे पहले रुपया सिक्का के रूप में जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पंचमहल नालंदा के बौद्ध विहारों पर आधारित है, करेक्ट है। फतेहपुर सीकरी के अंदर बनी इमारतों की प्रमुख विशेषता चापाकार और धार्मिक शैलियों का समन्वय है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, इन इमारतों में जोधाबाई का महल सबसे छोटा किंतु सबसे आकर्षक है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा ठीक रहेगा, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होगा। देखिए, जो फतेहपुर सीकरी के अंदर जो राजपूत रानी जोधाबाई का महल है सो वो सबसे बड़ा है, ना कि सबसे छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत था, जहाँ गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। और ये जो नालंदा के बौद्ध विहारों पर आधारित पंचमहल है, ये क्या है, ये पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन है। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों में से सही कथन बताना है आपको, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, अकबर एवं जहांगीर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी ने वहदत उल वजूद को अस्वीकार कर दिया, तो ये करेक्ट है। उन्होंने प्रत्यक्ष वाली दर्शन वहदत उल शुद का प्रतिपादन किया और परमात्मा और मनुष्य का संबंध मालिक और दास जैसा बताया, तो ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा, दोनों कथन सत्य हैं। देखिए, जो शेख अहमद सरहिंदी है इन्होंने क्या है, चिश्ती आस्था, जो चिश्ती आस्था थी कौन सी, जिसके बारे में बात की गई है वहदत उल वजूद, इस पर क्या है आक्षेप किया, यानी कि इसको अस्वीकार कर दिया, यानी इस आस्था को तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और फिर इसने क्या है वहदत उल शुद, इस आस्था का क्या है प्रतिपादन किया। और उसका कहना था कि जो मनुष्य और परमात्मा का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो क्या है, एक दास और एक मालिक का है, ना कि प्रेमी और प्रेमिका का, जो कि इसका मानना था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दोनों अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग अपनी खुद की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी, करेक्ट है। अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा, दोनों कथन सत्य हैं। देखिए, भारतीय समाज के अंदर क्या है, बहुत कुछ क्रूर जो प्रथाएं थी
उनसे मुक्त करने के लिए अकबर ने कई सामाजिक सुधार किए। जैसे उन्होंने बाल विवाह को भी गलत बताया, उसके अंदर उसने इंटरफेयर किया बाल विवाह के अंदर, ठीक है। उसने जो गर्ल्स थी उनकी शादी की तो न्यूनतम एज जो कितनी कर दी, 14 ईयर्स कर दी, और लड़कों की उम्र उसने 16 ईयर्स कर दी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। और उन्होंने जैसे कि यहाँ बताया, लड़कियों को अपनी इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दे दी थी, तो ठीक है, उन्होंने ये सब कुरीतियों के अगेंस्ट अपने ये सब सुधार किए, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? ऑप्शन है बख्शी, मीर बख्शी, दीवान या फिर मीर समन। तो करेक्ट आंसर रहेगा मीर बख्शी, ठीक है। जो सैनिक विभाग का प्रमुख होता था अकबर के शासनकाल में, उसको क्या बोला जाता था? मीर बख्शी बोला जाता था। इसका काम था सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया एवं दाग, शस्त्र, रसद आदि को क्या है उसकी देखभाल करना, और पद पर बिठाना और वेतन देना, ये सभी काम इसके हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के बल्ख अभियान का क्या उद्देश्य था, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, ठीक है। ये इसका क्या था? मेन उद्देश्य था। और वह ऐसा क्यों करना चाहता था? ताकि जो वहाँ के कबीलियाई विद्रोहों पर वो नियंत्रण रख सके, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अकबर, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की शुरुआत की थी वो अयोध्या में की थी 1574 ईस्वी में। और किस दिन? मंगलवार को, रामनवमी के दिन शुरू की थी। इसको लिखने में उसे कितना टाइम लगा? 2 ईयर 7 मंथ्स और 26 डेज, इतना उसे टाइम लगा इसको लिखने में। और उसी टाइम पर क्या है, भारत में मुगल शासक अकबर का काल था। अकबर के काल की बात करें तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर था आपका अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा था वो? युद्ध था वो कन्नौज का, कन्नौज की लड़ाई में, जो कि कब हुई थी? मैंने आपको बताया 17 मई 1540 को हुई थी, ठीक है। और तब ये यहाँ से भाग गया था हार के बाद। उसके बाद क्या है, फिर वो 15 सालों तक इधर उधर घुमंतों की तरह घूमता रहा। और फिर 1555 में सरहिंद के युद्ध में, ठीक है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। उस युद्ध में सिकंदर सूर, जो कि आपको मैंने बताया था, उसको इसने पराजित करने के बाद फिर से दिल्ली पर अपना तख्त बिठाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन है शक्ति सिंह, मान सिंह, हकीम खान या फिर अमर सिंह। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हकीम खान, ठीक है। हकीम खान थे उनके सेनापति। देखिए, जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो हुआ था 1576 ईस्वी में, महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह के बीच में, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखनी है। 1576 ईस्वी में युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ। इसमें क्या है, महाराणा प्रताप की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व हकीम खान ने किया था, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये एक ऐसा युद्ध था कि जिसमें किसी को भी जीत नहीं मिली थी, मतलब इसमें से कोई ना जीता था ना कोई हारा था। और इस युद्ध के बाद जो महाराणा प्रताप है, इन्होंने छापामार युद्ध की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ सालों तक रहा, जिसने सतगुरु जगत गुरु की उपाधि से जिसको सम्मानित किया गया, वो कौन था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हरि विजय सूरी साधु ऐसा व्यक्ति था जिसको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। और अकबर जो है इनसे जैन धर्म के सिद्धांतों को समझना चाहता था। और इन्हीं के प्रभाव में आकर ही अकबर ने कुछ टाइम तक क्या है, ये चिकन खाना बंद कर दिया था, ठीक है, मांस खाना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अजमेर में। जहांगीर ने थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। थॉमस रो जो है वो 1616 में मिला और 1619 में जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौट गया था, ठीक है, 1619 में, ठीक है। तो ये दोनों डेट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी थी? तो उस किताब का नाम था हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो है वो एक मुस्लिम महिला यानी कि मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी थी। और उस महिला का क्या नाम था? गुलबदन बेगम,
ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखना इसको अच्छे से। गुलबदन बेगम जो है इन्होंने हुमायूंनामा लिखी थी। और अगर बात करें बाबर नामा की, ये खुद किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। ठीक है, जिसका बाद में क्या है, फारसी में अनुवाद किया गया, किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। ठीक है, इन्होंने फिर क्या है, इसका फारसी में अनुवाद किया। और जो अकबरनामा है इसको लिखा था अबुल फजल। ठीक है, इसको अबुल फजल ने लिखा था। और बात करें अगर बादशाहनामा की, बादशाहनामा, तो इसके जो राइटर थे इसको लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसको लिखा था। और ये जो अब्दुल हमीद लाहौरी था ये क्या था? ये शाहजहाँ के काल में दरबारी इतिहासकार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस देखते हैं। बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह सरकारों व परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था, ऐसा नहीं था। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः परगनाओं में अविभाजित किया गया, तो ये सही है। यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट रहेगा। केवल 2 ऑप्शन जो है हमारा सही है। देखिए, जो शेरशाह का साम्राज्य था वो कई सरकारों में विभाजित था। फॉर एग्जाम्पल, जो बंगाल था ये 19 सरकारों में बटा हुआ था। और फिर आगे इन 19 सरकारों को परगनाओं में बांटा गया था। तो इस तरह से क्या है, जो वो सीधे शेरशाह जो है सीधे प्रशासन नहीं करता था। और अगर बात करें परगनाओं का जो मुखिया होता था या मुख्य अधिकारी होता था उसको बोला जाता था शिकदार शिकदारन। ठीक है, शिकदारन, ये इसका नाम हुआ करता था, जो सीधे परगनाओं का मुखिया होता था। और इसी की हेल्प से क्या है, शेरशाह अपना पूरा शासन चलाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मुगल काल में मुहतसीब का कार्य पैगंबर की आज्ञाओं को लागू करना और उन सभी विधानों का दमन करना जो इस्लाम के अनुकूल नहीं थे, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, सद्र उस सुदूर मुगल काल में विदेश विभाग का प्रमुख होता था, ये रॉन्ग है। मीर ए समा शाही भंडारी था और तथा सम्राट के उद्योग भंडार, सेना और शाही परिवार की क्या है वो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंध करता था, तो ये करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन हैं वो सही रहेंगे। बात करी जो इस सेकंड वाला जो गलत है, देखिए जो सद्र उस सुदूर सम्राट जो था वो क्या है, सम्राट को धार्मिक विषयों पर परामर्श देता था, ना कि विदेश विभाग का प्रमुख होता था। वो एक ऐसी कड़ी होता था जो कि प्रजा और सम्राट के बीच में एक मतलब कनेक्शन बना के रखता था। और यही व्यक्ति क्या मतलब यही जो पद का व्यक्ति होता था वही क्या है, इस्लामी कानून का संरक्षक भी होता था और उलेमा का प्रतिनिधित्व भी वही करता था। हर सूबे में एक सदर नियुक्त होता था जिसको सदर उस सुदूर की आज्ञा का पालन करना होता था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ध्यान में रखें इनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मुहतसीब जो है वो प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था तथा शरीयत के प्रतिकूल कार्यों को रोकता था। सेकंड है, मुगल काल में परवानची समाचार लेखक होता था जो राज्य के सारे समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था, तो ये क्या है, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही रहेगा। सिर्फ केवल जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन था वही सही था। देखिए, मुगल काल में जो परवानवाची ऐसे आज्ञाओं को लिखने वाला अधिकारी होता था जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, वो ऐसे अधिकारों को लिखने वाला ऐसी आज्ञाओं को लिखने वाला अधिकारी होता था जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ठीक है, समाचार लेखक को वाकिया नवीस कहा जाता था। ठीक है, जो यहाँ पर बोला गया है वो परवानवाची नहीं होता था, वो वाकिया नवीस होता था जो कि राज्यों के समाचार से केंद्र को अवगत कराता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को कौन सा एक बड़ा धक्का पहुंचा। करेक्ट आंसर रहेगा सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। ठीक है, इस दृष्टिकोण से मुगल साम्राज्य को धक्का लगा। देखिए 1638 ईस्वी में शाहजहाँ ने, ठीक है, शाहजहाँ ने ईरानियों से कंधार को क्या है वापस प्राप्त कर लिया था, लेकिन 1649 ईस्वी में दोबारा से खो दिया।
और यही जो कंधार था ये मुगल साम्राज्य का इम्पोर्टेंट सामरिक केंद्र हुआ करता था, ठीक है, इसलिए इस दृष्टि से ही उनको धक्का लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा गया था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सूरत को। और सूरत को बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार इसलिए कहा गया था क्योंकि सूरत से क्या है, तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ये पारसी नहीं है, फारसी है, ठीक है, फारसी आक्रमक नादिर शाह जो था वो ले गया था 1739 में। क्या है, जो मुगल शासक उस टाइम हुआ करते थे मोहम्मद शाह रंगीला, उसके टाइम में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर ने यहाँ से बहुत सारी कीमती वस्तुएं भी साथ अपने साथ साथ वो ले गया था, और शाहजहाँ का जो प्रसिद्ध तख्त ए ताउस था वो भी अपने साथ ले गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का यूज़ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पानीपत का जो पहला युद्ध था, पहली लड़ाई थी उसमें, ठीक है। देखिए उस युद्ध में क्या है, पहली बार तोपों का यूज़ किया गया था, और किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। 1526 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में क्या है, ये लड़ाई हुई थी। और इसमें पहली बार क्या है, जो बाबर है उसकी सफलता का जो रीज़न था वो यही था कि उसने पहली बार विशाल तोपखाना जो था यानी कि तोपों का उसने पहली बार यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन है कालिंजर में, सासाराम में, सोनारगांव में, या फिर दिल्ली में। तो ये है बिहार के सासाराम में, ठीक है, बिहार के सासाराम में ये इनका मकबरा है। वहाँ पर एक तालाब है, उसके बीच चबूतरे पर इनका मकबरा बना हुआ है। इन्होंने क्या है, अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का काम जो है शुरू करवा दिया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रज़्मनामा, ठीक है, रज़्मनामा। और इसका जो अनुवाद है वो फैज़ी के निर्देशन से, इसके निर्देशन में स्वयं फैज़ी ने किया, नकीब खां और बदायूनी ने किया। इन सभी विद्वानों ने मिलकर इसका अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जहांगीर। इनका मकबरा क्या है, वो इंडिया के अंदर नहीं है। ये मुगल शासक थे, इनका मकबरा कहाँ पर है? शाहदरा लाहौर में, ठीक है, लाहौर में इनका मकबरा है। और लाहौर है कहाँ पर? पाकिस्तान में। देखिए, बाबर के मरने के बाद इसे आगरा में दफनाया गया था, जिसे बाद में इसी के द्वारा चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया, और यही इसका मकबरा भी बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। अकबर हल्दीघाटी का युद्ध, तो ये करेक्ट है, ये इनसे रिलेटेड है। बाबर खानवा का युद्ध, ये भी सही है। हुमायूं चौसा का युद्ध, ये भी सही है। जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये गलत है, क्योंकि जो बल्ख का युद्ध है वो रिलेटेड है शाहजहाँ से, ठीक है, वो शाहजहाँ से रिलेटेड है। बल्ख का युद्ध हुआ था 1646 में, शाहजहाँ के काल में हुआ था ये। शाहजहाँ ने अपने बेटे मुराद बख्श, ठीक है, मुराद बख्श के क्या है, नेतृत्व में मध्य एशिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक विशाल सेना भेजी। और बल्ख का युद्ध यानी कि बल्ख के तोकई तिमुरिद शासक ने, नाम था उनका तोकई तिमुरिद, ये शासक था जिसने क्या है, इसकी सेना का विरोध किया था इस स्थान पर, बल्ख के स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह के सैन्य सुधारों का अंग नहीं बना? सभी ऑप्शंस देख लेते हैं। घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत हुई थी, करेक्ट है। केंद्र में विशाल सेना रखना, ये भी इन्होंने सैन्य सुधार किया, ये भी सही है। सैनिकों को नगद वेतन देना, ये भी किया। द्रुतगामी तोपखानों की शुरुआत, ये इसने नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। जजिया कर को केवल गैर मुसलमानों से क्या है, वसूल किया जाता था, करेक्ट है। आगे देखते हैं। जजिया कर एक धार्मिक कर था तथा सामान्य वर्ग से यह 10% प्रतिवर्ष दर से वसूल किया जाता था, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सी, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। देखिए, ये गैर मुसलमानों से इसलिए लिया जाता था, कई इतिहासकारों का मानना है क्योंकि वे सैनिक सेवा से मुक्त थे,
यह कर क्या है, जो संपन्न वर्ग था उससे 40%, मध्यम वर्ग से 20% और सामान्य वर्ग से 10% लिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। भारत में कॉफ़ी यानी कि कहवा, इसका दूसरा नाम भी है, इसका उत्पादन 17वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। तो ये क्या है आपका सही होगा। मुगल काल में जींस ए आला के अंतर्गत सर्वाधिक खेती गन्ना की होती थी, ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही रहेगा। दोनों कथन सत्य हैं। देखिए, मुगल काल में जो नकदी फसल हुआ करती थी उसको जींस ए आला कहा जाता था, और इसके अंतर्गत क्या है, गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती थी। बंगाल के गन्ने को सर्वोत्तम माना जाता था। देखिए, जो 16वीं सदी थी इसमें क्या है, तंबाकू की खेती शुरू की गई। 17वीं में कॉफ़ी की, 17वीं शताब्दी में शुरू की गई कॉफ़ी की खेती। ठीक है। और अगर बात करें 18वीं शताब्दी की या 18वीं सदी की, तो इसमें क्या है, इसमें शुरुआत की गई आलू, टमाटर, लाल मिर्च। ठीक है, इसकी लाल मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1560 के दशक में अकबर दास्तान के अमीर हमजा के चित्र निरूपण के साथ चित्रकला की मुगल शैली के निर्माण को संरक्षण देने लगा था, क्योंकि रीजन बताना है। अकबर चित्रकला में रुचि लेने के लिए अबुल फजल द्वारा प्रेरित हुआ था, गलत है। अकबर विशेषतः पुस्तक चित्र निरूपण में अभिरुचि रखता था, ये सही है। अकबर ने चित्रकला में हुमायूं की अभिरुचि को वंशानुगत रूप में प्राप्त किया था, तो ये भी सही है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सेकंड एंड थर्ड जो आपका ठीक रहेगा। देखिए, जो मुगल सम्राट था हुमायूं, ये क्या था, ये चित्रकला का प्रेमी हुआ करता था, और बाद में इसने जो महान चित्रकार या जैसे अब्दुल समद और मीर सैयद से क्या है, चित्रकला की प्रेरणा मिली। ये दोनों ही हुमायूं के साथ भारत आए थे, और इन्हीं के नेतृत्व में अकबर काल में चित्रकला को एक राजसी कारखाने के रूप में संगठित किया गया, और फिर देश के सबसे जो विभिन्न विभिन्न अलग क्षेत्र हैं उनसे क्या है, बड़ी संख्या में चित्रकारों को इनविटेशन दिया गया। और जो यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया गया है कि वो यहाँ पर ये अकबर की जो चित्रकला में रुचि थी वो अबुल फजल के द्वारा प्रेरित थी, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो अबुल फजल था उसका चित्रकला को लेकर कोई विशेष योगदान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए, जो मनुची था वो औरंगजेब के दरबार में आया, सही है। विलियम हॉकिंस जो था वो जहांगीर के दरबार में आया, ये भी सही है। ट्रेवनीरियर जो था ये शाहजहाँ के दरबार में आया, ये भी सही है। सर जो थॉमस रो था वो अकबर के शासनकाल में आया, ये गलत है, क्योंकि ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है। और जो सर थॉमस रो है ये 1615 से लेकर 1619 तक भारत में रहा, और ये क्या था, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम जो थे उनका राजदूत था। और जहांगीर ने क्या है, इसको खान की उपाधि भी दी थी, खान की उपाधि से इसको सम्मानित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान था, जो वो कौन था। ऑप्शंस देखते हैं। जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। इब्राहिम लोदी का ये संबंधी था, वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार भी था। कौन, किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आलम खान की। ठीक है। देखिए, जो आलम खान ने दौलत खान लोधी के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या है, इनविटेशन दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में जब जो हुआ था 1526 में, इसमें इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाबर। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने इस युद्ध में क्या है, तोप का इस्तेमाल किया था, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और यही इसकी जीत का कारण भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, मतलब अनपढ़ था, ये बताना है। ऑप्शंस है शाहजहाँ, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो जो अनपढ़ था तो वो था बी, यानी कि अकबर। ठीक है। जो ये सभी मुगल शासक हैं, सभी के सभी, इनमें अकबर ही ऐसा था जो कि अनपढ़ था। बाकी के मुगल शासक जैसे औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहाँ, ये सभी क्या है, पढ़े लिखे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जहांगीर है उसने क्या है, तुजुक ए जहांगीरी, ये इसने खुद लिखी थी जहांगीर ने।
लेकिन इसको पूरा करने का जो मतलब श्रेय है वो जाता है मोतमिद खान को, मोतमिद खान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हाजी बेगम ने। और ये पत्नी थी हुमायूं की। ठीक है, उनकी जो इसके हस्बैंड की जब डेथ हुई उसके बाद क्या है, हाजी बेगम ने दिल्ली के दीन पनाह महल, दीन पनाह महल में क्या है मकबरे का निर्माण करवाया, जिसका वास्तुकार जो था वो ईरान के मिरक मिर्जा गयास था। मिरक मिर्जा गयास था, गियास ये इसका नाम था जो इसका वास्तुकार था। और इस मकबरे के निर्माण में श्वेत जो संगमरमर था उसका यूज़ किया गया। यह भारत में प्रथम गुम्बद वाला मकबरा था, पहला ऐसा था जिसपे गुम्बद बने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ले गई थी? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मंगोलिया से। ये जो मनसबदारी प्रणाली थी ये क्या है, मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी और इसका यूज़ चंगेज़ खान ने अपने सैन्य विभाजन में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शाहजहाँ के शासनकाल में जो उपनिषदों का अनुवाद था वो फारसी लैंग्वेज में किया गया। और इनके शाहजहाँ के एक क्या थे, शहजादे हुआ करते थे जिनका नाम था दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह के द्वारा सी ए अकबर शीर्षक देकर, जो शीर्षक था वो ये दिया गया था। ठीक है, ये शीर्षक देकर किया गया था। इसने क्या है 52 जो उपनिषद हैं उनका अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने ऐसा किया था। और भारत में जो तंबाकू लेकर आए थे इसका श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को। तंबाकू जो था भारत के जन सामान्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था और इसके लॉस देखते हुए ही क्या है, जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था, यानी कि बैन लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में जो इक्ता शब्द है इसका क्या अर्थ था? ऑप्शंस देखते हैं, शैक्षिक पर सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए दान, ऐसा नहीं था, ये इसका मीनिंग नहीं था। सैन्य अधिकारियों को समानुदेशित विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों से प्राप्त भू राजस्व। ठीक है, ये क्या था, इक्ता कहलाता था, तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषताओं में से एक इक्ता व्यवस्था भी थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में प्रचलित सामंती प्रथा को नष्ट करना था और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेश को केंद्र से जोड़ना था। इसका अगर प्रारंभ था तो वो देखें वो हुआ था इल्तुतमिश के टाइम में। ठीक है, इसके शासनकाल में हुआ था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इक्ता से ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश। सल्तनत काल में क्या है, अमीरों को इक्ता दी जाती थी। बड़ी इक्ता का इक्तदार जो है मुक्ता या फिर वली कहलाता था, ये भी आपको याद रखना है। बड़ी इक्ता का जो इक्तदार था वो क्या है, मुक्ता या फिर वली कहलाता था। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये किया गया था ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा। अकबर ने दीन ए इलाही का जो प्रचार है वो 1582 ईस्वी से आरंभ किया। यह क्या था, एक एकेश्वरवाद से प्रेरित था कि भगवान एक होता है और इस धर्म में क्या है, सूर्य की उपासना यानी कि सूर्य की पूजा की प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस देखते हैं, अलतमगा जागीर मसबदार के अपने राज्य क्षेत्र में स्थित जागीर होती थी, ये गलत है। वतन जागीर मनसबदारों को वेतन के बदले प्रदान की जाती थी, ये भी गलत है। दोनों कथन क्या है, असत्य रहेंगे। देखिए, जो वतन जागीर थी वो किसी मनसबदार के अपने क्षेत्र में ही स्थित जागीर होती थी, ना कि उसको वेतन के बदले दी जाती थी। और जो फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया था अलतमगा जो जागीर थी वो क्या है, उस धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी जिसे विशेष शाही कृपा प्राप्त थी। ठीक है, तो इसलिए दोनों ऑप्शंस जो थे वो गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहदी में घुड़सवार सिपाही थे, तो उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है। सभी ऑप्शंस देखते हैं, सम्राट की जिनका आसन कर्नल था, यहाँ पर ही है। ठीक है, सम्राट ही
जिनका आसन कर्नल हुआ करता था, ये सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने आप को शामिल नहीं किया, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, ये भी सही है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, ये गलत है। देखिए, जो अहदी में घुड़सवार सैनिक थे वो सीधे मुगल शासक की सेवा में थे, ये किसी मनसबदार के सैनिक नहीं होते थे। इनकी नियुक्ति जो था वो स्वयं मुगल शासक करते थे। इन्हें अत्यंत ऊंचा वेतन भी दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंध है? ऑप्शन है सैनिक प्रशासन, भू राजस्व, न्यायिक प्रशासन, गिरजे संबंधी मामले। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, न्यायिक प्रशासन। जो सद्र उस सद्र है, मुगल काल में न्याय विभाग का क्या है, प्रमुख हुआ करता था। और इसको काजी उल कुज्जात भी कहा जाता था, काजी उल कुज्जात, इसको ये भी कहा जाता था। ये क्या है, लोगों के आचरण, नैतिक आचरण, शिक्षा, इस पर सभी पर नियंत्रण रखता था। यहाँ पर एक पॉइंट और देखते हैं कि जो मुगल काल था उसमें भू राजस्व से कुछ संबंधित शब्द हुआ करते थे, जैसे जाबीताना, महासिलाना, आब, वाब, दशहरी, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स थे जो कि भू राजस्व से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक जो रोड था उसको पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? ये जो रोड थी ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ये बनवाई गई थी शेरशाह द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये जोड़ती थी पंजाब को पूर्व बंगाल के साथ। प्राचीन टाइम में क्या है, ये बांग्लादेश के चिट्टगांव से लेकर काबुल को जोड़ती थी। मौर्य काल में इसको एक नाम से जाना जाता था जो कि था उत्तरापथ, ठीक है, उत्तरापथ इसका एक नाम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बीरबल ने। देखिए 1582, जैसा कि मैंने पहले बताया, अकबर ने सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित दीन ए इलाही की स्थापना की थी और हिंदुओं में केवल बीरबल ही ऐसे थे जिसने इसको स्वीकार किया था। और अकबर ने इसके रिगार्डिंग क्या किया कि सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को इसमें शामिल करके इसको सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? तो ये की थी इन्होंने काबुल में। देखिए, जो बाबर है उसने 1504 ईस्वी में हिंदू कुश पर्वत को पार करके काबुल पर क्या है, अधिकार कर लिया था। और जो उनको पहले ही एक उपाधि मिली हुई थी मिर्जा की, जो कि उसके पूर्वजों ने उसको दी थी, उसने उस उपाधि को तो त्याग कर दिया था और बाद में उसने उपाधि धारण की, वो कौन सी थी, वो बादशाह की उपाधि थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आज हमने क्या है, मुगल साम्राज्य को लेकर इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है। जल्दी ही मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सभी सिलेक्टेड हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। और अगर कोई सजेशन है कंटेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो प्लीज़ आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हो। एंड लास्ट में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।